बट बहुत से लोग हैं जो नहीं भी जानते, जो जिन्होंने बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया। अच्छा जी, तो ये भाई कह रहे हैं कि जी मैं हेल्थ निच के अंदर कर रहा हूँ, जस्ट स्टार्टर हूँ। हेल्थ निच ही क्यों? हेल्थ निच तो बहुत सैचुरेटेड नहीं। चलो खैर, आपने स्टार्ट किया है तो सबसे पहली चीज ये है कि आप जब अप्रोच करेंगे, 100% सक्सेस रेट तो नहीं होता, बहुत सी साइट्स आपको रिजेक्ट भी करती हैं। तो क्या कोई स्टार्टिंग में ऐसी आपको साइट मिली है जिसने आपको रिजेक्ट किया है, या रिजेक्ट की रीजन आपको बताई हो? क्वेश्चन एक आपसे पूछा है, अगर आप आंसर कर दें तो आई डेफिनेटली गाइड यू अकॉर्डिंग टू दिस। आउटरीचिंग मेथड क्या है? आपका आउटरीचिंग मेथड क्या है? मतलब ईमेल आउटरीचिंग कर रहे हो, कोल्ड आउटरीचिंग कर रहे हो, सॉफ्ट आउटरीचिंग कर रहे हो? किस टाइप की आउटरीचिंग पे आप और कर रहे हो? ईमेल से मैनुअली करता हूँ, मतलब ईमेल आउटरीचिंग कर रहे हो आप? एंड ईमेल आउटरीचिंग आप कर रहे हो तो ईमेल लिखवा रहे हो, लिख रहे हो, आउटरीचिंग का स्टाइल सेम रख रहे हो, डिफरेंट रख रहे हो, पिचिंग स्टाइल आपका क्या है? बहुत से कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं आगे। बाकी खैर बड़ा इनके ऊपर बात करते हैं बाद में। अभी आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए एसईओ इन द एज ऑफ एआई इरा। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज ये, एसईओ इन द एज ऑफ इरा के अंदर मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स, न्यू एसईओ टर्म जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा वायरल होती हैं, उनके ऊपर एक एक करके बात भी करेंगे, समझाएंगे भी कि ये क्या चीज है और इसको क्यों इस टर्म का नाम दिया। सबसे पहले आपको हर जगह पे एआई एसईओ, एआई एसईओ, एआई एसईओ देखने को मिलेगा। हर बंदा आपको इस चीज के ऊपर बात करता नजर आएगा, एआई एसईओ जी, एआई एसईओ। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड टर्म आप लोगों को नजर आएगी, पीईओ। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर इन नजर आएगी कि डिफरेंट तरीके से लोग इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। थर्ड टर्म इज एईओ। फोर्थ टर्म इज सिमेंटिक एसईओ, या फिर बी, एक जीएसई ओ भी एक टर्म है, जीएसईओ। ठीक है, ये भी एक टर्म है जिसको बहुत ज्यादा आप मार्केट के अंदर देखेंगे। एंड फिफ्थ नंबर पे है एलएमएमओ। ठीक है, आई थिंक इनमें से काफी टर्म्स आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होंगी। अगर नहीं भी पता तो चले, आज के इस लेक्चर के अंदर आपको ये टर्म्स मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बता भी दूंगा कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, इसके बाद EEAT, ये तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि EEAT है क्या, लेकिन फिर भी चले आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूंगा। एंटिटी बेस्ड एसईओ, एंटिटी बेस्ड एसईओ, ये भी चीज आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। एंड ये ओल्ड से कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनके नाम फैंसी हो गए हैं। ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूं पहले से कि इनके नाम सिर्फ फैंसी हो गए हैं, सिमेंटिक एसईओ। एंड एक और आपको बहुत टर्म नजर आएगी, जीरो क्लिक एसईओ। में भी आप लोगों में से कई लोगों ने जीरो क्लिक एसईओ को सुना हो, देखा हो, कहीं ना कहीं पढ़ा हो, आई डोंट नो। AISEO, GEO, GSEO, LLMEO, ये ठीक है। मे भी कोई स्किप भी हो रही हो, बट अभी मेरे माइंड में यही है। कोई स्किप हो रही है तो, अगर कोई स्किप हो रही है आप लोगों के माइंड में है तो मुझे बता दें, मैं वो भी लिख लूँ, ताकि मैं बाद में जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं उसको, और मतलब उसके अकॉर्डिंगली कर सकूँ। एक और सोर्स ड्राइवन एसईओ भी होती है, जिसको आप मतलब लिख सकते हैं। ये एसईओ की टर्म्स है जो कि आपको मार्केट के अंदर डिफरेंट जगह पे
नजर आएंगी एंड उनको लाइक एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी इनमें से ज्यादातर टर्म सेम ही है, उनका कॉन्सेप्ट सेम है, उनकी थिंग सेम है, उनके टास्क सेम है, सिर्फ उन टर्म्स के नाम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ मैंने कर दिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि ए आई एस सी ओ के ऊपर हम बात करते हैं। ए आई एस सी ओ के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इसके लिए हम जो कंटेंट या जो चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हम लिख रहे होते हैं ओनली फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी प्लस क्लॉड। ये वो टूल्स हैं जो आप लोगों के सामने नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी टूल होते हैं कि आप जितना कंटेंट लिख रहे हैं ना, गूगल को ध्यान में नहीं रखते हुए लिख रहे, आप इन चीजों को, इन बातों को, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए लिख रहे होते हैं कि मेरा जितना कंटेंट है वो सारे का सारा यहाँ पे जाना है। ठीक है। जितना कंटेंट है वो सारे का सारा यहाँ पर जाएगा। जब आप इन चीजों को ध्यान में रख के कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज कर रहे हैं, दैट इज ए आई एस यू। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है और ये आप किस तरह कर सकते हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट फोकस में होते हैं। जब भी आप एआई के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, आपको 3 पॉइंट फोकस में रखने हैं। ज्यादातर यही चीजें जो सी है ना आपकी गूगल के अंदर भी होती हैं। क्लियर एक्सप्लेनेशन। जो भी आप कॉन्सेप्ट या चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपकी टोटली बेस पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। जब आप ये चीज अपने कंटेंट के अंदर ओवरवॉर्मली प्रपोज कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन ए आई एस। यही चीज अगर आप गूगल के हवाले से देखें, नॉर्मल एसईओ के हवाले से, तो गूगल भी तो यही कहता है कि आपकी चीज एक्सप्लेन्ड हो, टू द पॉइंट हो। ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल एसईओ भी है, लेकिन उसको सिर्फ आपने क्लियर कट एक्सप्लेनेशन के ऊपर ले गए हैं, दैट विल गो फॉर ए आई एसईओ। सेकंड नंबर पे जो चीज होती है दैट इज वेल स्ट्रक्चर्ड। वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से क्या मुराद है कि मेरा, अगर यहाँ पर मैं H2 यूज कर रहा हूँ, तो इसके बाद H3 उससे लेस कॉमन है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, फिर H3 है। ठीक है। और इसके बाद फिर H2 आना है, डेट इज डिफरेंट एंटिटी, फिर H3 है एंड सो ऑन। आप इस तरह एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर डाटा लिख रहे हैं और वो डाटा ओवर द एक्सप्लेनेशन है। ओवर द एक्सप्लेनेशन से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ अबाउट हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 11। ठीक है। ये एक आर्टिकल लिख रहा हूँ हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 11। इसमें से सबसे पहला जहां पर मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, आई एक्सप्लेन अबाउट चेक दैट इज योर कंप्यूटर और लैपटॉप इज compatible विद विंडो 11। ये मेरी H2 हो जाएगी। ठीक है। ये H2 मेरी हो गई। इसमें अब H3 क्या आएगी, इसमें H3 आएगी पर्सनल पीसी चेक। मतलब हेडिंग तो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरी H3 आएगी फॉर लैपटॉप। ठीक है। अब इनके अंदर H4 भी आएगा। ठीक है। इसके अंदर HP का पीसी है, इसके अंदर डेल का पीसी है, इसके अंदर एसर का पीसी है। सेम गोज फॉर लैपटॉप।
ये आपकी क्लियर एक्सप्लेनेशन बन रही है। और इसका टाइटल क्या आ रहा है, हाउ टू इंस्टॉल। बट हाउ टू इंस्टॉल में पहले हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया आप कंपैटिबिलिटी चेक करके फिर इंस्टॉलेशन के ऊपर जाओगे। चीज समझ में आई कि वेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। इमरान बेग, ये एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, कंटेंट की एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। ये जितना आपको सामने नजर आ रहा है दैट इज एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैं इसलिए चीज बताता हूँ कि आपको चीजें सारी पता चले। अब ये तीसरी चीज इसके अंदर आ जाती है ये एसईओ के अंदर, दैट इज सोर्स। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोर्स। मतलब ट्रस्टेड सोर्स आप कह लें। अगर आप एक बिगनर हैं, आपने न्यूज साइट स्टार्ट की है, एंड आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा लैपटॉप इस विंडो के लिए कंपैटिबल नहीं है, उस केस में आपको यहाँ पर सोर्स मेंशन करना पड़ेगा। सोर्स आपका क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट। दैट मीन यू आर गिविंग अ प्रॉपर सोर्स कि भाई ये इंफॉर्मेशन मुझे माइक्रोसॉफ्ट से मिली है, एंड अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट योर लैपटॉप योर कंप्यूटर इज नॉट compatible। You are providing a proper source of information कि ये इंफॉर्मेशन पे इस वजह से ट्रस्ट किया जा सकता है। ये तीन चीजें जब आपने लिख ली, आपने इन तीन चीजों के साथ अपना आर्टिकल अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज कर लिया, यू हैव डन 70% of AI SEO along with your simple SEO, that is Google SEO। 100% कोई चीज भी नहीं होती। मैं आपको बता दूं, 100% के अंदर फिर वो बहुत आगे टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं, चीजें आ जाती हैं। बट आई एम गोइंग टू एवरीथिंग पॉसिबल जो आप लोगों के लिए इजीली एक्सेप्टेबल हो। आई होप आई एम क्लियर नाउ। उसके ऊपर भी आते हैं, जब आप एलएलएम कर रहे होते हैं ना, उसमें ज्यादातर आप क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स लिख रहे होते हैं। हाँ, आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि आपने मल्टीपल चीजों के ऊपर काम करना होता है। एंड लाइक चीजों दूसरी जो सी होती हैं, उनको आपके ऑटोमेटिकली वो कवरेज दे रहा होता है। तो हेडिंग को क्वेश्चन फॉर्म में लिखना चाहिए, फॉर ए आई एस यस लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं लिख पा रहे, यू शुड ऐड एफ ए क्यू एस स्कीमा, that will definitely give you all the clearance about AI SEO, about all these 10 terms। FAQ स्कीमा वहां पे बहुत काम आता है। अगर आपकी हेडिंग क्वेश्चन बेस्ड नहीं बन रही, जरूरी नहीं है आप उनको क्वेश्चन बेस्ड बनाओ। ठीक है, अगर बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं बन रही तो उनको फोर्सफुली नहीं बनाना कि भाई इसको मैंने फोर्सफुली क्वेश्चन मार्क सॉरी क्वेश्चन के अंदर ही लेकर जाना है। ठीक है, उसको आप स्किप करो, उसके एंड पे कुछ क्वेश्चन मेंशन कर दो जो कि आपके एफ ए क्यू एस स्कीमा के अंदर चले जाए, एंड दैट डेफिनेटली गिव अदर रिजल्ट, एंड डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हैं। या एक मिनट यार गाइस, वेट करना। अच्छा, टिल देन आप लोग शेयर कर लो अपनी अपनी वॉल पे या जिधर भी, के कोई और अगर ये चीजें सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो आ जाए। मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं आया।
ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये आपका एआई एसईओ का कॉन्सेप्ट है, कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट ही मैं बता सकता हूँ। अब इसके बाद मैं वो चीज़ें इस तरह डिटेल में कहाँ पे एक्सप्लेन करता फिरूंगा, क्योंकि एक तो टाइम इतना शॉर्ट होता है, फिर सारे जो है ना वो जल्दी जल्दी डाल देते हैं कि भाई कवर करो, और इंटरेक्शन बहुत कम होता है आप लोगों के साथ, तो डेट्स वाई। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जीईओ। व्हाट इज जीईओ? काफी लोगों के जहन में ये चीज जीईओ डिफरेंट चीज होती है, तो जीईओ को एक्सप्लेन करता हूं मैं ऐसे, जो कि आप इजीली समझ सके। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या चीज आ जाती है, जरा इस चीज को कॉन्सेप्टली समझिएगा कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज किस लिए होता है। बेसिकली इसमें हम लोग जो कंटेंट है वो सारे का सारा चैट जीपीटी प्लस परप्लेक्सिटी प्लस गूगल एस जी ई, गूगल सर्च इंजन की जो सी है, ठीक है, जो कि एआई सर्च आपको जनरेटिव सर्च सबसे ऊपर आपकी सर्च के नजर आती है, इन पॉइंट्स के लिए लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, आपका आइडिया आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं वो एसईओ के लिए एक आंसर हो। लेट सपोज एक यूजर आता है, वो गूगल में या चैट जीपीटी में, अब हमें चैट जीपीटी को ही समझना पड़ेगा क्योंकि हम एआई के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग अब गूगल के बजाय चैट जीपीटी पे आके क्वेश्चन करते हैं। तो एक मेरा जैसा पर्सन है वो जाके चैट जीपीटी को कहता है राइट अबाउट मी। अब ये राइट अबाउट मी मैंने इसको कहा है, तो वो क्या करेगा, वो मेरी सारी प्रीवियस चैट को एनालाइज करेगा और मुझे बता देगा मेरे बारे में। ये तो उसने सिंपल सी थिंक कर दी, बट यहीं पे मैं उसको कहता हूं आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम इन इंस्टॉलिंग विंडो 11। तो मैंने उसको कहा कि भाई मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो विंडो 11 के अंदर वो मुझे क्या कहेगा कि भाई अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दो तो मैं डेफिनेटली आपकी ज्यादा हेल्प करूंगा। यू अपलोड अ स्क्रीनशॉट। वो आपने स्क्रीनशॉट अपलोड किया, देन ही विल शेयर समरी ऑफ दैट इशू एंड देन गिव अ सोर्स लिंक दैट इज कॉल्ड साइटेशन। ठीक है, वो साइट कर रहा है आपको सोर्स लिंक का, जो कि आपने ए आई एस में अपने कंटेंट के साथ किया था इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि भाई आपके विंडो 11 में ये इशू आ रहे हैं, तो ये इशू इस तरह सोल्व हो सकता है और इसका सोर्स मैंने यहाँ से पिक किया है। समरी इसकी ये है कि तुमने अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है, ये चीज करनी है, तो आपका इशू सोल्व हो जाएगा। लेकिन इसको अगर इन डिटेल देखना है, यू शुड गो फॉर दिस सोर्स। अब ये जो चीज है, ये कहलाती है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपका सोर्स के अंदर अपने आप को लेकर आना, कैसे लेकर आना कि आपका कंटेंट जो लिखा गया है उसके अंदर
जब आप एआई एसईओ के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कंटेंट को लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट राइटर है, चाहे जो भी है, चलिए अजान हो लेने दे, मैं आपको बताता हूँ। अजान हो गई है, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि अब इस केस के अंदर ये जो मैंने एआई के एसईओ के हवाले से पूरा अपना स्ट्रक्चर बनाया था, उस केस के अंदर मैंने यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, और अगर वहां पे मैंने एक क्लियर कट चीज बुलेट पॉइंट के अंदर मेंशन की हुई है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होगा कि इसकी समरी बनाना एआई के लिए आसान होगा। और वो बेसिकली क्या करेगा कि आपकी समरी बनाकर आपकी वेबसाइट को एज अ सोर्स वहां पे मेंशन करेगा। आपको एआई से बैकलिंक टाइप मिल जाएगा, आप इसको एआई बैकलिंक के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ट्रैफिक सोर्स फिर कहाँ से आ रहा होगा, चैट जीपीटी से आ रहा होगा। और 80% ऑफ द केसेस में अगर आपने बुलेट पॉइंट के अंदर चीज मेंशन की हुई है क्लियर कट पे, और आपके पास एफएक्यू स्कीमाज मौजूद है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आप एआई के अंदर अपने आप को रैंक कर लोगे। ठीक है, जनरेटिव एसईओ कुछ भी नहीं है। जो आप नॉर्मली एसईओ के लिए कर रहे हो, चीजें जस्ट वही है, जस्ट उनको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मोड़ देना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है। जैसे मैं नॉर्मल एसईओ के अंदर अगर लिख रहा होता था, नॉर्मल एसईओ के अंदर मुझे यूजर को स्टेप अपने सामने रखना है कि यूजर आएगा मेरी वेबसाइट पे और उसको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वो उससे फायदा लेकर जवाब लेकर चला जाएगा। एक चीज, सेकंड चीज, आप लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, चार पांच छह जितने भी हो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से 90% लोग कंटेंट पूरा स्टडी करते होंगे। कंटेंट आपका कोई भी स्टडी नहीं करने वाला, कंटेंट जस्ट आपको ग्रिल करवाता है, आपकी हुक जनरेट करता है, और वही सारा कॉन्सेप्ट आपका जा रहा होता है एआई के अंदर। तो एआई आपके उस पूरे कंटेंट की समरी जब आपने साइटेशन के साथ लगाकर शेयर करता है, एट दैट पॉइंट आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। एट दैट पॉइंट आपके कंटेंट के पैसे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ओके, ये समझ में आई। जनरेटिव एसईओ के अंदर, इन सिंपल वर्ड, योर कंटेंट should be selected as part of the AI आंसर, ना कि वो सिर्फ गूगल के अंदर रैंक कर रहा है, ना कि वो किसी को उसका एक पोर्शन, एक पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट जो एआई के ऊपर बंदा सर्च कर सकता है, वो आपका आंसर उसके अंदर कंटेंट के अंदर मौजूद होना चाहिए, और क्लियर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में मौजूद होना चाहिए।
तीसरी चीज आ जाती है जी ए ई ओ। ये तो आपने मेरे ख्याल से जितनी इसकी हाइप बन गई है ना, हर बंदा ही ए ई ओ के ऊपर बात कर रहा है आजकल। ए का मतलब है आंसर, ई का मतलब है इंडियन, ओ का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों ने बनानी है। मतलब ये इस केस में आप किस लिए ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं अपने कंटेंट की, पहले इस चीज को समझिएगा। इस केस में आप तीन चीजों के लिए ऐसी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज वॉइस सर्च, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि टाइप करने के भी बजाय माइक ऑन करते हैं और माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं। दैट थिंग। सेकंड थिंग, फीचर्ड स्निपेट। फीचर्ड स्निपेट क्या होता है कि जब आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, ऊपर आपको एक ओवरव्यू के अंदर आंसर नजर आ जाता है एआई के थ्रू, जो जिमनाई शो करवा रहा होता है। दैट इज फीचर्ड स्निपेट। आप उसके लिए लिख रहे होते हैं। एंड थर्ड इज एआई चैट आंसर, जो कि हमने यही चीज पिछले दो कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी की है, एआई चैट आंसर्स के अंदर। अब बात करते हैं इन दोनों के हवाले से कि इन दोनों के हवाले में हमें क्या करना है। ठीक है। लेट सपोज मेरे एक बंदा आता है। चलें अब विंडो 11 वाली एग्जांपल को हम साइड पे करते हैं, हम एक न्यू एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। तो मुझे एक परफ्यूम बाय करना है। ठीक है। एग्जांपल लेने का ना, तो एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ मैंने एक परफ्यूम बाय करना है, तो मेरा मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ व्हाट इज द बेस्ट वुड परफ्यूम। मैंने कहा व्हाट इज द बेस्ट वुड परफ्यूम। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मेरा आर्टिकल लिखा हुआ है बेस्ट वुड परफ्यूम्स के ऊपर, तो उसमें परफ्यूम ऐसे भाई आएंगे। दूसरी स्क्रीन में तो नहीं आ रही। अच्छा कौन सी यहीं पे टाइप कर दूसरी? रही मेरा नेट स्लो। मैं यहीं पे टाइप कर रहा हूँ। एक ही स्क्रीन के ऊपर मैं टाइप कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड मैंने खोला हुआ है, मैंने आज कोई दूसरी स्क्रीन नहीं खोली हुई, जस्ट एक ही स्क्रीन के ऊपर मैं कर रहा हूँ। ठीक है। ये बेस्ट फूड परफ्यूम, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों को, शायद फिर बेहतर नजर आ जाए। ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैंने 10 परफ्यूम्स लिखे हुए हैं कि बेस्ट 10 ऊड परफ्यूम ये है, तो उनमें से हो सकता है कि जस्ट एक परफ्यूम का नाम मेरे सोर्स में से क्लिक हो जाए और वो यहाँ पर फीचर्ड स्निपेट के अंदर चला जाए। लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस है। क्यों रेयर चांसेस है? क्योंकि इसमें बहुत से अदर फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर एक बंदा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में सर्च कर रहा है, मुझे अब यहाँ पे अपना क्रिएटिव माइंड यूज करना है। व्हाट इज ऊद परफ्यूम? कि एक बंदा सर्च ही ये कर रहा है कि ऊड परफ्यूम है क्या, उसको ये तो पता ही नहीं कि बेस्ट ऊड परफ्यूम मुझे सर्च करना है। वो कह रहा है कि भाई ऊड परफ्यूम है क्या, मुझे पहले ये तो एक्सप्लेन करो। तो यू हैव अ स्कोप ऑफ रैंकिंग हेयर योर आर्टिकल अबाउट ऊड परफ्यूम के ऊड परफ्यूम क्या होता है। अब आर्टिकल आपका वही है बेस्ट ऊड परफ्यूम, लेकिन उसके अंदर यू हैव एक्सप्लेन्ड with a heading what is oud perfume, एंड उसकी बेस पे आपका साइटेशन क्रिएट हो जाता है प्रॉपर तरीके से, इजीली। आर्टिकल वही है बेस्ट वुड परफ्यूम, बट उसके अंदर आपने एक पार्ट, एक हिस्सा अपना रख दिया
जो कि आपके फीचर स्निपेट आपके वॉइस सेट के ऊपर आ जाएगा और उस पार्ट को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो इन शॉर्ट आप लोगों के जितने भी सेक्शंस बन रहे होते हैं इनको मैं सेक्शंस के अंदर डिवाइड करता हूँ कि सेक्शन बन रहा है व्हाट इज ऊड परफ्यूम। इसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है हाउ टू अप्लाई ऊड परफेक्टली। ठीक है, या फिर एक बंदा कह रहा है कि आई हैव दिस परफ्यूम, आई हैव जे डॉट चुनान परफ्यूम, आई एम गोइंग टू पार्टी, शुड आई यूज दिस। क्वेश्चन वो ही है। तो आपके एफएक्यू स्कीमा इसी के अंदर, मतलब अगर मैंने इसे जे डॉट के परफ्यूम्स के बारे में लिखा हुआ है तो मेरे एफएक्यू स्कीमा में आएगा शुड आई यूज दिस, यूज जनान फॉर पार्टी वियर्स। अगर मेरे एफएक्यू स्कीमा के अंदर ये चीज मेंशन होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट मेंशन होगा, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे साइटेशन से यहाँ पर आंसर देगा। बट पॉइंट वो ये है कि आपके कंटेंट के अंदर वो चीज मौजूद होनी चाहिए। आ जाके ये जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक एक्सप्लेन किए हैं वो किस चीज के ऊपर बेस कर रहे हैं, कंटेंट के ऊपर बेस कर रहे हैं। आपका कंटेंट है तो ही आपके बाकी सारे काम है, आपका कंटेंट नहीं है तो नहीं है। अब मैंने ये चीजें इसलिए एक्सप्लेन करके बता दी हैं कि आप लोगों को ये पूरी चीज समझ में आ जाए। इसके बाद हमारे पास जो चौथा कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज जीएसईओ। ठीक है, ये भी जनरेटिव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो आंसर जनरेट हो रहे होते हैं उन आंसर्स के अंदर आपके कंटेंट को साइटेशन दी जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेबसाइट की ट्रस्ट के ऊपर या आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी जो होती है उसके ऊपर जो है आपकी चीजों को मैटर करवा रहा होता है। इसके अंदर चीज वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले तीन कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको अच्छे खासे तरीके में एक्सप्लेन कर दिए। इन तीनों के अंदर जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है जीएसईओ के अंदर भी वही चीज है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के फोर टर्म्स हैं, चार नाम है। कॉन्सेप्ट एक ही है, उसके नाम क्या है, चार आ गए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है एलएलएमओ के अंदर। एलएलएम क्या आता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ओ आगे लग गया, दैट्स मीन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड जहां पे भी लग गया उसमें हमें उसके लिए अपने कंटेंट को रेडी करना है। अच्छा, एलएलएमओ के अंदर हम क्या करते हैं ना, एलएलएमओ के अंदर हम जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बोर्ड्स है ना उनको बता रहे होते हैं कि तुमने हमारे कंटेंट को स्टडी करना कैसे है। एक सेकेंड यार, मुझे मैसेज आ रहा था क्लाइंट का, उसका ईमेल का रिप्लाई कर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमारी न्यू वेबसाइट है, मतलब कि 6-7 महीने पुरानी है, 3-4 महीने पुरानी है, अब हम उसको एआई ओवरव्यू में कैसे रैंक करें? मतलब कि उसमें अपनी साइट की आर्टिकल को कैसे रैंक करें, हम हमारी साइट के ऊपर किस टाइप के बैकलिंक होने चाहिए कि गूगल हमारी साइट को
एआई ओवरव्यू के अंदर या एआई मोड के अंदर, जेमिनी के अंदर यहाँ रैंक करवाएं। आप उस समय भाई स्टार्ट से नहीं थे ना मीटिंग में? हाँ, आई शेयर रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। स्टार्ट में मैंने एक बहुत इस हवाले से ओवरव्यू छोटा सा दिया है कि बिगनर भी हैं जो भी हैं, सब कुछ आपका इन ही बातों पे मुनहसर कर रहा होता है कि आपकी बेस क्या बनी हुई है। इफ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग, देर इज नो नीड ऑफ बैकलिंक, देर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप 10,000 बैकलिंक भी बना लो, दे आर टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग। एक घर बनाना होता है ना, आप लोगों को हर चीज थोड़ी सी एग्जांपल से समझानी पड़ती है। एक घर बनाना है ना, अब मैंने घर किस जगह पे बनाना है? घर मैंने बनाना है कि एक सिटी के अंदर, और सिटी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा घर मौजूद है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स मौजूद है, और वो सब के सब सेम ही मैप को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मुझे घर बनाना है कि भाई वो घर कौन सा है, ऑटोमेटिकली बाहर से आने वाले हर बंदे की नजर उस घर पे पड़े। देन आई शुड चेंज माई पाथ, आई हैव टू चेंज माई पाथ, आई हैव टू चेंज माई मैप। पॉइंट समझ रहे हो? अगर आपको इन सब में से डिफरेंट करना है ना, तो आपको डिफरेंट होना पड़ेगा। if you are following the same structure, if you are following the same thing, if you are sharing the same information that is everyone is sharing, then there is no difference in you and other, कि आपका घर या आपकी साइट या आपका कंटेंट कौन सा है वो अलग से नजर आए। यू हैव टू बी यूनिक इन दिस थिंग। बिल्कुल सर, मैं बेसिकली शुरू से ही था, मगर अभी थोड़ा इंटरनेट मेरा मिस हो गया था। अच्छा, सेकंड चीज मुझे ये पूछनी है कि काफी सारी वेबसाइट्स हैं गूगल के ऊपर। अब एज अ हम न्यू है, सही है, और उस नीश में भी कंपटीशन है। जैसे मेरी नीश है लेदर जैकेट, लेदर बैग। अब उसके अंदर कंपटीशन बहुत है, हर बंदा यूएस यूके के अंदर भी है। तो वहां पे एज अ मैं चाहता हूँ कि मेरे ये वाला ब्लॉग भी रैंक करे। कंपटीशन बहुत है, मगर वहां पे कुछ है जो रैंक कर रहे हैं, मगर उनकी अथॉरिटी कम है, फिर भी वो रैंक कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अथॉरिटी बहुत है, फिर भी वो रैंक नहीं कर पा रहे एआई ओवरव्यू के अंदर। देन यू शुड सर्च फॉर कि आपके लेदर जैकेट्स, आपके लेदर बेल्ट्स उनसे डिफरेंट कैसे हैं। इधर एक चीज आ जाती है, अब आप ई कॉमर्स के वाले से भी बात कर रहे हैं तो आपको ब्लॉग भी रैंक करना है, तो यू शुड फोकस फॉर योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट के ऊपर इन सब को लेकर जाएंगे। एक तो उससे सेल्स जनरेट होंगी, सेकंड आपकी रैंकिंग एआई के अंदर होगी। अब लेट्स सपोज मुझे एक लेदर की जैकेट चाहिए, तो मैं चैट जीपीटी के अंदर जाके सर्च नहीं करूंगा कि मुझे लेदर जैकेट चाहिए। मैं वहां पर जाकर गूगल के अंदर ही सर्च करने वाला हूं कि मुझे लेदर जैकेट चाहिए। लेकिन आप चाहते हो कि मैं एआई के अंदर भी अपने ये चीजों को लेकर आऊं, तो उसके लिए मुझे ये समझना होगा कि मैं पर्सनली चैट जीपीटी पे जाके लेदर बेल्ट के हवाले से क्या चीज सर्च करता हूँ। मैं पर्सनली लेदर बेल्ट के हवाले से कभी भी चीज, मेरा नहीं ख्याल कि मैं चैट जीपीटी पे आज तक सर्च की है। मुझे अगर लेदर जैकेट अभी रिसेंटली भी चाहिए थी तो मैंने गूगल से ही सजेशन ली थी। ठीक है, कि बेस्ट लेदर जैकेट्स मुझे बताओ कौन सी है। मैं अपना माइंडसेट बता रहा हूँ ना। तो दैट्स द थिंग कि यूके यूएसए इन चीजों के अंदर तो ये बहुत नॉर्मलाइज है। इन चीजों के अंदर बहुत थिंग है। यहाँ पर जितने भी यूजर है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि 80% यूजर आर यूजिंग आईफोन। ठीक है, अगर वो आईफोन यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू सर्च एवरीथिंग ऑन चैट जीपीटी और गूगल, दे आर गोइंग फॉर सिरी। ठीक है, हे सिरी, मेरी सिरी एक्टिव हो गई है, यार तू तो बंद हो, सजेस्ट मी
बेस्ट लेदर जैकेट। यहां पर ये चीज आ जाती है जो कि मैंने अभी आपको एई के अंदर बताई, कि वॉइस वॉइस सर्च के लिए आप ऑप्टिमाइज करते हो। ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि मुझे लेदर सजेस्ट करो। अब वो क्या करेगा कि वो यहाँ पर आकर देखेगा कि किस किस ने मतलब वॉइस के लिए। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमें मैटर करता है, LLMO, कि हमें अपने कंटेंट को किस तरह ऑप्टिमाइज करवाना है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए, कि वो उसको स्टडी करे और उसको वॉइस सर्च के अंदर शो करवाए। ये चीज आपकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के कॉन्सेप्ट के अंदर समझ आती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको फिर वो बताता है कि ये जैकेट्स आप ले सकते हो, एंड देन यू गो फॉर दैट जैकेट्स। अब यूके, यूएसए, कनाडा, इन लोगों में ज्यादातर तो लोग इस तरह कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा बंदा है, वो टाइप के बजाय प्रेफर कर रहा है कि वो डायरेक्टली वॉइस के साथ काम ले ले। आज की जनरेशन बहुत ज्यादा लेजी हो चुकी है इन मामलों में, टाइप के मामलों में। आई होप आई एम क्लियर है। मतलब कि हमें अपनी वेबसाइट को या हमें अपने ब्लॉग को प्रोडक्ट पेज में वॉइस सर्चेस वाले इंटेंट कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए। करना चाहिए, एग्जैक्टली करना चाहिए। एक ना टर्म यूज होती थी, कीवर्ड स्टफिंग। आई कौन सी? डोंट नो आप, कीवर्ड स्टफिंग, आई डोंट नो अब ये यूज होती है या नहीं होती। ये टर्म पहले बहुत ज्यादा यूज होती थी। इस टर्म के अंदर क्या होता था ना, कि अगर मेरे आर्टिकल का कीवर्ड है ABC, और इसका सिमिलर कीवर्ड है CDF, मैं इन दोनों कीवर्ड्स को मिलाकर एक और सिमिलर कीवर्ड बना देता हूं जो कि है EAB। जब इन दोनों कीवर्ड्स को मिलाकर एक न्यू कीवर्ड मैं जनरेट कर रहा हूं जिसमें दोनों कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, दैट्स द परफेक्ट अप्रोच। लेकिन यहीं पे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ABC को भी यूज कर रहा हूँ, CDE को भी यूज कर रहा हूँ, और अगेन 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 यूज कर रहा हूँ, जहां पे मेरी कीवर्ड डेंसिटी 3% तक भी चली जाती है, 4% तक भी चली जाती है, मतलब बढ़ती जा रही है। तो जब वो चीज आ जाती थी उसको हम कहते थे कीवर्ड स्टफिंग, कि ये बंदा कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है और गूगल को बस मजबूर कर रहा है कि मेरी ये चीज पिक करो ही करो। बट AI के इरा में आने के बाद इस चीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि अब इसको स्पैमिंग समझा जाता है। इन दैट केस उसका रेप्लिकेट एक क्रिएट किया गया था। ठीक है, जो कि आई थिंक आप लोगों को बताया भी गया होगा, LSI कीवर्ड। जी जी, LSI कीवर्ड। ठीक है, अब ये LSI कीवर्ड्स जो से होते हैं, यही आपके आर्टिकल के बेस तय कर रहे होते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये किस जगह पे फॉल करेगा गूगल में। तो अगर आप LSI कीवर्ड्स या कीवर्ड्स एंटिटीज को यूज नहीं कर रहे प्रॉपरली, देन यू आर फॉलिंग बिहाइंड ऑफ एवरीथिंग। आई नो मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहा हूँ, मैं कोई आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहा हूँ। मेरा मानना, जैसे कि मैंने आगे शुरू में भी ये चीज एक्सप्लेन की, कि मेरा मानना ये है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो मैं प्रैक्टिकल जब करवाऊंगा तो आप लोग बार बार मेरे से पूछोगे नहीं कि ये चीज किधर से आई, वो चीज किधर से आई, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल फ्लो खराब होता है। सर जैसे कि मैंने एक ब्लॉग देखा है जिसके बेस्ट रनिंग शूज 2025। अब ये जो बेस्ट रनिंग शूज है, अब मैंने उस आर्टिकल को देखा, वो 15,000 का ट्रैफिक ले रहा है, मगर बेस्ट रनिंग शूज वो आर्टिकल के अंदर यूज ही नहीं कर रहा। जो कीवर्ड उसके रैंक कर रहे हैं वो उसके आर्टिकल में है ही नहीं, मतलब कि वो LSI कीवर्ड्स होंगे जो ऐसे गूगल ने उसको, कीवर्ड्स होंगे। जिस पे ऊपर उसकी फर्स्ट रैंकिंग है ना, पोजीशन है,
वो कीवर्ड उसके आर्टिकल के अंदर है ही नहीं। अगर मैंने कंट्रोल एफ कंट्रोल फाइंड करा ना, वो है ही नहीं, फिर भी वो उसके ऊपर रैंक कर रहा है। इन दैट केस समटाइम्स क्या होता है ना कि आपके एलएसआई कीवर्ड्स मिसकम्युनिकेट करते हैं। लेट सपोज मिसकम्युनिकेशन से क्या मुराद है, मैं अगर अभी गूगल में सर्च करता हूं एप्पल, तो मेरे सामने क्या चीज आएगी, मेरे सामने एप्पल फ्रूट आएगा कि एप्पल कंपनी आएगी। दो कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। अब ये चीज मैटर करती है कि अगर मैंने पास्ट 60 डेज, मैं 60 डेज की एग्जांपल ले रहा हूं लेकिन आपका डाटा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मैंने पास्ट 60 डेज में एप्पल प्रोडक्ट कोई भी सर्च की है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे जो रिजल्ट शो होंगे वो ज्यादातर एप्पल कंपनी के शो। लेकिन मैंने अगर रिसेंटली कोई हेल्थ के रिलेटेड चीज सर्च की है, कोई मैंने अपनी डाइट के रिलेटेड चीज सर्च की है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ज्यादा रिजल्ट शो होंगे एप्पल फ्रूट के। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब हम ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, इन योर केस शूज, ठीक है, मैं शूज सेल कर रहा हूं। अब मैंने शूज जो थे वो मैं रैंकिंग करवाना चाह रहा हूँ रनिंग शूज के ऊपर। लेकिन एक यूजर का रिव्यू उसके ऊपर आया है कि दीज शूज आर बेस्ट फॉर स्पोर्ट। अब मैंने स्पोर्ट्स शूज का कीवर्ड किसी जगह पे यूज नहीं किया, ठीक है। गूगल अपने बोर्ड्स के थ्रू उस रिव्यू को पिक करता है। वो कहता है कि यस, अगर यूजर कह रहा है कि ये स्पोर्ट के लिए अच्छा है, यूजर को वो शो करवाएगा बीटा टेस्टर के तौर पे। बीटा टेस्टर क्या होता है कि कुछ यूजर को स्पोर्ट शूज के सर्च के अगेंस्ट आपका आर्टिकल या आपका शूज शो करवाएगा। जब ये चीज होगी, अगर यूजर का रिस्पॉन्स, जो न्यू यूजर्स हैं जिनको उसने दिखाया उनका रिस्पॉन्स पहले यूजर से मैच करता है, और मैच कितना करता है, 70%। 70% आपकी मैचिंग हो जाती है तो आपका आर्टिकल इस कीवर्ड के अगेंस्ट भी रैंक करेगा। बट इट्स ओनली डिपेंड द यूजर डिमांड। पॉइंट समझ रहे हो? अब आपके पूरे पेज के अंदर कहीं भी ये वाला कीवर्ड यूज नहीं हुआ हुआ, बट योर आर्टिकल इज रैंकिंग अगेंस्ट स्पोर्ट शूज। एंड अगर आपको ये चीज समझ आ गई एंड आपने देख लिया, देन यू शुड गो फॉर स्पोर्ट शूज बैकलिंक्स, एंड वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देंगे बनिस्बत आपके रनिंग शूज के। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, जी मेरी जी। आवाज़ आ रही है? अरे जी सलमान जी। भाई, मेरे मेरे क्वेश्चन था कि अब मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ना पेड बैकलिंक की तरफ जाते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा 100 में से ना भी ये कह लें कि 90% क्लाइंट है वो जो है सर्विस चार्जेस बड़ी मुश्किल से दे रहे होते हैं मंथली बैकलिंक, तो वो अफोर्ड ही नहीं करते। तो उस सूरत में जो हम फ्री बैकलिंक्स बनाते हैं वो मोस्टली किस टाइप के हों? अगर मैं अपनी बात करूं अपने रिसेंट क्लाइंट्स के, जो है मैंने हर टाइप के बनाए, कमेंट्स थोड़े बनाए हैं क्योंकि वो स्पैम भी हो जाते हैं कमेंट। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑन जो है वेबसाइट के, वो उनको जो है लाइव का प्रूव ही नहीं करते। और फिर ज्यादातर जो मैं बना रहा हूँ वो है जो है 2.0 वाले हो गए, और बुक मार्क हो गए, और फॉरम वाले। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि और किन किन टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और कौन से ऐसे बैकलिंक्स जो फ्री में इंडेक्सेबल हो, और हम वो बैकलिंक्स
कहाँ से ले? मैं तो फिलहाल एआई का यूज करता हूँ, उसको पूछता हूँ, वो मुझे लिंक्स दे देता है वेबसाइट्स के, जब बता देता है ऐसे ऐसे, तो वो फिर मैं गूगल पर जाकर जो है ना, वो कुछ मिल जाते हैं, कुछ ऐसे होते नहीं मिलते। तो उस सूरत में थोड़ा सा आप गाइड करेंगे? मैंने ना आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते ही मैंने ये लाइन लिखनी शुरू कर दी थी, excessive free backlinks are spam only। ओनली, मैं देख रहा था। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन करता हूँ। वेब 2.0 2022 तक बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे, राइट, ठीक है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं 2022 तक। इसके बाद इनको सिर्फ एक सॉफ्ट रैंकिंग फैक्टर के तौर पे देखा जाने लगा था। ठीक हो गया। ये वेब 2.0 वाले वही है ना, इस्तेमाल में, वो जो हम लोग उस पे ब्लॉगर पे जाके बनाते हैं? Exactly। ठीक है, नाउ गूगल जब खुद ब्लॉगर को नहीं कर रहा एक्सेप्ट एज एडसेंस अर्निंग और जीएसई बेस्ड, तो हाउ कम यू अंडरस्टैंड के वेब 2.0 की वो वैल्यू रह गई है आज के दौर में, अगर गूगल ही इन चीजों के लिए ब्लॉगर को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा। सही। हालांकि गूगल की अपनी प्रोडक्ट है ना। ऐसे ही है। ठीक है, और आप मुझे बता दो कि गूगल ने किसी जगह पे भी अपनी उनकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट देख लो, ब्लॉगर की एडवर्टाइजमेंट आप किस जगह पे उनकी देख के मुझे बता दो कि ब्लॉगर की वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन मैंने नहीं, ये तकरीबन थोड़ा टाइम पहले जो ये चीज देखी थी कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर ब्लॉगर की वेबसाइट्स रैंक्ड है, और उनके ऊपर एडसेंस, यानी कि हो सकता है वो काफी पुरानी हो। मैं उस चीज के ऊपर भी आता हूँ, मैं उस जी चीज जी। के ऊपर भी आता हूँ। आपको ना प्रैक्टिकली अब मैं दिखाता हूँ चीजें। अब आप थोड़ा सा ना अ, आपको तो मैं थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। और उस्मान भाई, एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि ना, वो टाइम पहले बता दिया कि मीटिंग का, आज भी वो आइडिया नहीं हुआ, तो तकरीबन 20 मिनट लेट मीटिंग ज्वाइन की थी। तो प्लीज यार रिक्वेस्ट थी। मुझे खुद नहीं आइडिया होता। मेरा जिस टाइम पे मैं इजी होता हूँ मैं कहता हूँ कि यार आप लोगों को टाइम दे दूँ। तो चले, ओके, कोशिश कीजिएगा को 20-25 मिनट पहले रिमाइंडर दे दिया करें। अच्छा मेरी ना एक वेबसाइट थी, समझ लिया कि ये मेरी पहली वेबसाइट, जो मैंने जिंदगी की पहली वेबसाइट बनाई थी, डेट वाज दिस, विदाउट एनी नॉलेज, computeritnowledge.com। आई थिंक ये डोमेन किसी ने हैक किया हुआ है, आई डोंट नो, सोचता भी नहीं कि मैं बाय कर लूं दोबारा। खैर, ये मैंने बनाया। ये सबसे पहला मेरा जो ब्लॉग था, डेट वाज ऑन blogspot.com। ये नहीं, अभी तक मौजूद है। ठीक है, ये देख लो, मेरा नाम भी प्रिंस सलमान के नाम से एंड सो ऑन। ये ब्लॉगर के ऊपर है। ये ब्लॉगर के ऊपर है, सामने लिखा हुआ डॉट ब्लॉग स्पॉट जी डॉट जी कॉम जी जी, ऐसी है। इसके लिए मैंने डोमेन लिया computeritnowledge.com, उसको रीडायरेक्ट करवाया ब्लॉगर के साथ, वट एवर जो भी। ठीक है, देन मैंने अपनी वेबसाइट बनाई प्रिंस सलमान डॉट नेट के नाम से, जो कि मेरी वर्डप्रेस की सबसे पहली वेबसाइट। हम्म। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट मैं अब आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था कि आप समझे। अच्छा, इस ब्लॉगर पे आज तक मेरा अपना इंस्टाग्राम लगा हुआ है, पर्सनल हम्म, इंस्टाग्राम लगा हुआ है, देख लो। ओके, तो लाइक ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये एक बैकलिंक क्रिएट हो चुका है, मेरा इंस्टाग्राम का बैकलिंक इससे क्रिएट हुआ हुआ है। कोई भी यूजर आता है तो वो यहाँ पर आकर इजीली क्या कर सकता है कि मेरा एक वो प्रॉपर स्टडी कर सकता है। टम्बलर उस टाइम पे वेब 2.0 का एक स्ट्रॉन्ग हब हुआ करता था, tumblr.com, उसके ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ था जो कि मेरा लिंक था एंड वो यहाँ पे चलता था। ओके, हम्म, ठीक थोड़ा हो सा मैं आपको कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट की तरफ ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। गूगल प्लस से एक सर्विस हुआ करती थी जो कि खत्म हो चुकी हुई है, गया। उसके ऊपर ये चीज चल रही थी। हम्म। एट दैट पॉइंट आपका ये जो ब्लॉग है, ये आपको बहुत ज्यादा लिंक जूस पास करता था। ऐसे ही है। डू यू डू यू अंडरस्टैंड लिंक जूस? जी, और एक ट्रैफिक पास करना है, राइट। मतलब एक आपकी अथॉरिटी पास होती थी। पास हो रही थी।
ठीक है, ये आपका लिंक पास करता था। ठीक है, बहुत अच्छा इफेक्ट था, बहुत अच्छी चीज थी। स्लोली क्या हुआ कि वर्डप्रेस ने अपनी बेस बनाना शुरू की। जब वर्डप्रेस ने अपनी बेस बना ली, ठीक है, वहां पे वेब 2.0 का कॉन्सेप्ट मध्यम पड़ने लगा। क्यों मध्यम पड़ने लगा? दैट वाज सबमिशन साइट्स, और लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्पैमिंग करने लग गए थे। हम्म, ठीक है, सही। अब वेब 2.0 और वेब 3.0 में डिफरेंस पता है क्या है? वेब 2.0 वो सर्विसेज हैं, जैसे सोशल मीडिया कह लो, फेसबुक कह लो, गूगल कह लो, या टम्बलर कह लो, या इस तरह की जितनी सर्विसेज हैं, डेट आर वेब 2.0, जहाँ पे यूजर ओपनली अपने आइडियाज, अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं। सही। बट गूगल की नजर में अब वेब 2.0 की वैल्यू क्यों कम हो गई? क्योंकि वहां पे बहुत से लोग सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू हो गए थे। हम्म, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने किसी जमाने में सुना होगा, जो बहुत पुराने एसईओ से वाबस्ता है, पीबीएन, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। अगर आप लोगों में से नहीं सुना, तो उसमें क्या होता था ना, कि हम अपना एक मेन मनी ब्लॉग बनाते थे, और उसके रिलेटेड हम 10 से 15 ब्लॉग बनाते थे, जिनकी हम सारे के सारे बैकलिंक रीडायरेक्ट करवा रहे होते थे अपने मनी ब्लॉग के ऊपर। एंड वो कॉन्सेप्ट जो सा था, वो मनी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, कि हमारी मनी जनरेट होती थी, एंड पीबीएन जो से वो सारे के सारे बैकलिंक्स दे रहे होते थे, और गूगल की नजर में हमारी अथॉरिटी बढ़ी होती थी, और डीआरडीए हमारे जो से जी 40-60 तक जा रहे होते थे। सही। नहीं, मुझे नहीं पता सलमान भाई, मैं तो अभी फिलहाल। मैं आपको क्लियर कट तो बता रहा हूँ। ठीक है। पीबीएन बाद में बैन हो गया था, एंड दैट इज गोन फॉर ब्लैक हैट एसईओ। अभी भी बहुत से लोग यूज करते हैं, लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट का पता होता है। सही। ठीक है, नहीं सलमान में बेसिकली वो फुटप्रिंट पकड़ लेता है गूगल इसके के पीबीएन वालों के, कि ये सेम होस्टिंग होती है, सेम प्लगइन सेम थीम होती है, और एक ही होस्टिंग के ऊपर उन्होंने 15-15 साइटें डाली हुई होती है, वही पीबीएन का नेटवर्क चला रहे होते हैं। आपकी वो बात भी ठीक है, मैं आपकी उस बात से भी एग्री करता हूँ। बहुत सी डिफरेंट चीजें जो सी बहुत सी डिफरेंट और चीजें भी मैटर करती हैं, बहुत सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं इस मामले में। उनके ऊपर अभी बात करने का टाइम नहीं है, फिर इंशाल्लाह उनके ऊपर कभी बात करेंगे, बट अभी इस चीज को थोड़ा समझिएगा। तो क्या हुआ ना, कि वेब 2.0 उनके पीबीएन के कैटेगरी के अंदर फॉल करना शुरू हो गया है। इस टाइम रैंकिंग की कैटेगरी के अंदर वेब 2.0 जितने भी हैं, वो सारे के सारे पीबीएन के अंदर फॉल करना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हर बंदा, जैसे कि मैं आगे घर की एग्जांपल दे रहा था, कि हर बंदा सेम मैप के ऊपर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक प्रेजेंस वहां पे मौजूद नहीं है। आपको वहां पे अपनी प्रेजेंस बनानी है। वेब 2.0 को यूज करो अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, इस मकसद के लिए नहीं कि वेब 2.0 आपको अब बहुत ज्यादा जी फ्री में आप चीजें कर रहे हो, सबमिशन कर रहे हो, एंड यूर गुड टू गो। दैट इज टोटली अनफेयर। ठीक है। सही। और वेब वेब 3.0 क्या था? वेब 3.0 के अंदर ज्यादातर वो वेबसाइट हैं जो कि जिनसे आप बैकलिंक्स मांगते हैं, वो बैकलिंक नहीं जिनका ओबीएल बहुत ज्यादा है। वो वेबसाइट्स जिनके प्रॉपर वेबसाइट है। लेट्स सपोज, मैंने आप लोगों को एक दफा पहले भी चीज बताई थी कि सैमरश के ऊपर मेरा एक आर्टिकल पोस्टेड है। ठीक है, उससे मेरी एक क्लाइंट के वेबसाइट को बैकलिंक मिला हुआ है। सैमरश के ब्लॉग के ऊपर मेरे क्लाइंट की वेबसाइट को एक बैकलिंक मिला हुआ है। अब इसके ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी रिक्वायरमेंट है कि पहले आप सैमरश का अकाउंट बनाओ, हमारे ब्लॉग के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करो। इंटरेक्शन क्रिएट करने का मतलब क्या है? कि आप सारे आर्टिकल्स को स्टडी करो, उनके ऊपर अपने रिव्यूज दो, अपनी स्टडी शेयर करो, उसके हवाले से हमारे से बातचीत करो, आर्टिकल्स के ऊपर कॉन्सेप्ट दो, हम्म, अपने रिव्यू शेयर करो। और 1 से 2 माह के अंदर आपका अकाउंट इस लेवल का हो जाएगा कि यू कैन पोस्ट एन आर्टिकल
लेकिन ओके। आर्टिकल सबमिट करवाने के लिए भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आर्टिकल या तो कैमरेज के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट ना हुआ हो, या फिर अगर पोस्ट हुआ हुआ है तो उसके अंदर कोई आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि आप अपडेट कर सकते हो। हम्म। तो इसमें भी फिर हमें अपना लिंक लगाने की भी परमिशन देता है, क्योंकि जैसे के अंदर विकीपीडिया। वो आपको बैकलिंक की भी परमिशन देते हैं कि आप हमारी साइट से बैकलिंक ले सकते हो, और डू फॉलो बैकलिंक ले सकते हो, ना कि नो फॉलो। नो। ठीक हो ठीक है। गया। अब कई लोगों की नजर में ये क्या चीज है, इट्स कॉल्ड वेब 3.0, क्योंकि ये कोई सबमिशन नहीं ले रहा, ये हम्म। कोई डायरेक्टली बैकलिंक्स नहीं दे रहा। ठीक है। इट्स अबाउट कि ये आपको किस तरह बैकलिंक मिला है, आपने उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड की है तो ये भी फ्री में, हम्म। मैंने कुछ पेड तो नहीं किया इनको। ऐसे ही है। पॉइंट जरा अंडरस्टैंड करिएगा, है ये फ्री के अंदर ही, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। एक अथॉरिटी के साथ उन्होंने मुझे बैकलिंक दिया भी है, तो एक अथॉरिटी के साथ दिया है। जाहिर सी बात है, हमने 2 मंथ्स उनको दिए, उनके साथ इंगेज हुए हैं, उनकी वैल्यू दी उनके कंटेंट को, देन वो फिर हम हमारी कंटेंट को वैल्यू देंगे। बिल्कुल। और ये विकी भी। चीज आपकी आ जाती है। और सलमान भी विकीपीडिया जी जी विकीपीडिया विकीपीडिया से अगर आपको बैकलिंक मिल रहा है ना, जो जो समझ लो कि आपकी साइट टोटली स्पैम में चली गई है। टोटली स्पैम में चली गई है। जी। विकीपीडिया तो देते ही नहीं ना है, ये तो कहते हैं कि अगर आपने करना है तो भाई वो करें, आप अपनी पर्सनल प्रमोशन नहीं कर सकते। नॉलेज बेस आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 दफा इसके ऊपर किया है ना, आर्टिकल वगैरह लिखे हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए रखता है उसको, विद इन 24 आवर 2 डेज के बाद वो उसको रिजेक्ट कर देता है कि भाई यहाँ पर लोग आप अपनी करते पर्सनल हैं इसके प्रमोशन ऊपर कर रहे यार, हैं। लोग करते हैं, मैं ना एक नाम लिख के देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चीज सर्च की। आई थिंक सो लिंक ना ना ये दे, अगर हम इनके अंदर लिंक ना दें अपने आर्टिकल के अंदर, और जो है सिर्फ नॉलेज ही दें, तो ये एक्सेप्ट कर लेते साइटेशन, हैं। यही चीज मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था, ये साइटेशंस होती है, ये देखें, ये साइटेशंस होती है, यही आपकी एआई के अंदर भी हेल्प कर रही होती है। ठीक है। अब इसने अपनी साइटेशन दी हुई है कि भाई मैं इस तरह का बंदा हूं, मैं पंजाब असेंबली से बिलोंग करता हूं, एंड ये मेरा पेज है। अब आपको क्या लगता है कि ये चीजें, इस तरह की चीजें, ये जो रेफरेंस इसने दिए हैं या ये चीजें दी हैं, क्या ये आप लोग नहीं कर सकते? बिल्कुल इजीली कर सकते हो। सिर्फ आपको राइट वे नहीं पता, राइट पाथ नहीं पता। कोई भी बंदा यहाँ पर आकर आ सकता है। अच्छा, विकिपीडिया के ऊपर मैंने क्यों कहा कि आपकी साइट टोटली स्पैम में चली जाएगी? ऐसा नहीं है कि विकिपीडिया की अथॉरिटी नहीं है और मैं विकिपीडिया को गलत कह रहा हूँ या कुछ भी ऐसा। विकिपीडिया की अपनी बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, बट द कॉन्सेप्ट इज कि यहाँ पे बहुत से लोग स्पैमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। चले, हमारा कॉन्सेप्ट कहीं का कहीं निकल गया, तो इन शॉर्ट, अगर आप एज अ बिगनर हैं और रैंक करना चाहते हैं एआई के अंदर, तो यू शुड अंडरस्टैंड यूजर एंटिटीज के, वो यूजर रिक्वायर्ड क्या कर रहे हैं, यूजर डिमांड क्या कर रहे हैं। ऐसे यार, क्लास को कितनी देर हो गई है? 1 घंटे से ऊपर हो गया सलमान भाई। 3 बजे आपने लिंक सेंड किया था, और 4:13 हो गया। है ना। अब एल एल एम ओ के ऊपर बात कर लेते हैं कि आप एल एल एम ओ के ऊपर काम करते कैसे हैं। ये स्क्रीन नहीं आप लोगों को नजर आ रही होगी, सॉरी, नजर आ रही है। मैं एक ईमेल का रिप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ 1 सेकंड होल्ड करिएगा।
चलें जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि एलएलएमओ के अंदर क्या आता है। यहाँ पे ना 90% लोग, आप लोग भी उनमें शामिल हो सकते हैं, दैट सेज llm.txt फाइल क्रिएट करने से योर साइट विल बी रैंक इन एआई सर्च इंजन। दैट इज टोटली रॉन्ग। llm.txt करके कोई फाइल ऑफिशियली किसी जगह पे भी अनाउंस नहीं हुई। जैसे कि एक फाइल थी ना, आप लोग यूज करते हो, robots.txt। लेकिन सलमान भाई, ये इसने वो जो है रैंक में था, उसमें तो बकायदा है ये फाइल मैं अब आपको रैंक में। वही चीज है, मैं अब आपको चीज थोड़ी एक्सप्लेन करने लगा था। जी जी। आप पहले बोल के पड़े, कोई मसला नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सॉरी देता हूँ। सॉरी। अच्छा, robots.txt फाइल का जब एक किस्म का समझे कि इंट्रो क्रिएट किया गया था ना, इंट्रोडक्शन दिया गया था, ठीक है, इट्स अबाउट 2007 या 8 की बात है, मेरे ख्याल से 8-9 की बात है, जब रोबोट टीएक्सटी को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे एक कंप्रीहेंसिव गाइड गूगल की तरफ से शेयर की गई थी कि रिपोर्ट टीएक्सटी फाइल है क्या और इसका काम क्या है। उस टाइम पे मार्केटिंग टेक इतने ज्यादा फास्ट नहीं थे कि आपके पास चीज पहले से पहुंचे। अब llm.txt एक जर्मन एसईओ स्पेशलिस्ट है, उसने स्टार्ट किया। अब उसका नाम मेरे जेहन से इस टाइम पे निकल गया। ही शेयर्ड अबाउट llm.txt ऑन ट्विटर कि ये फाइल मैंने इंस्टॉल की और मेरी चैट जीपीटी की ट्रैफिक इंक्रीज हो गई। जब उसने ये चीज बोली कि मेरी चैट जीपीटी की ट्रैफिक इंक्रीज हो गई, चैट जीपीटी सोर्सेज इंक्रीज हो गए llm.txt को यूज करने से, बहुत से लोगों ने llm.txt के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी यूट्यूब के ऊपर। वो कहते हैं ना कि एक हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई। llm.txt की जब हाइप क्रिएट हुई, तो इस हाइप ने क्या किया कि जो एसईओ के टूल्स थे, जैसे कि एचरेफ, सैमरश, इनकी मार्केटिंग टीम को अप्रोचिंग मिलना शुरू होगी कि आप इनके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे। ओके, इसके बाद 2025 के अंदर, ये 2024 के अंदर ये सारा ड्रामा हुआ था। ठीक है, 2025 के अंदर एसईओ टूल्स जितने भी हैं, उन्होंने एलएलएम के बारे में बोलना शुरू किया, llm.txt के बारे में। ये llm.txt की एक फाइल होती है, यू शुड यूज दैट, ये वो फलाना टिमकाना ये। बट जितने भी राइटर थे, चाहे वो सैमरश के, एचरेफ के, बैकलिंको के, कहीं के भी राइटर थे, उन्होंने वाजिया डिस्क्लेमर ये मेंशन किया हुआ है अपनी हर पोस्ट के अंदर, देयर इज नो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ llm.txt। तो फिर जब ये चीज वादा हो जाती है, तो वहां पे एक क्वेश्चन अपीयर होता है, शुड आई यूज और नॉट। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी एक केस स्टडी शेयर कर सकता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी भी एक दफा ग्रुप में शेयर की थी, कि मैंने 4 वेबसाइट्स बनाई, तो सेम निच, सेम टॉपिक, सेम सब कुछ था। ठीक है, जो होना के डिफरेंट, सिर्फ कंट्रीज डिफरेंट थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि दो के ऊपर llm.txt यूज किया एंड दो के ऊपर नहीं किया। रिजल्ट दोनों के इक्वल थे।
चाहे एलएलएम को यूज करो चाहे ना करो, कोई आपकी साइट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब यहां पर एक चीज आई, एसईओ प्रेस करके एक प्लगइन रिलीज किया गया, उसकी बहुत ज्यादा हाइप भी बनी हुई है। एसईओ प्रेस करके उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट था सिमेंटिक एसईओ प्लस एलएलएम एसईओ, ये उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट था। जब ये चीज कंपटीशन क्रिएट कर रही थी फॉर रैंक मैथ यूज, ठीक है, एआई एसईओ, इनके लिए ये कंपटीशन क्रिएट कर रही थी, तो दे हैड टू इंट्रोड्यूस दिस ऑप्शन टू मेंटेन देयर क्लाइंटेबिलिटी। मैंने जैसे कि कल आप लोगों को एक चीज बताई थी जब मैं ई कॉमर्स के ऊपर और एक बिजनेस, साफ बिजनेस के ऊपर बात कर रहा था, कि आपकी क्लाइंट की डिमांड के ऊपर आप लोग अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सेम वो चीज यहां पर आप लोगों को नजर आई। ठीक है, कि कंपटीशन में एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इस तरह की हाइप दे दी गई कि उसको एज अ फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रोबोट डॉट टीएक्सटी का, एलएलएमओ का। अगर आप इन दोनों चीजों को मेंटेन करके चलते हैं, then you don't need llm डॉट टीएक्सटी। आई होप आई एम क्लियर नाउ। मैंने सिंपल अल्फाज में आप लोगों को बैकग्राउंड स्टोरी भी, कॉन्सेप्ट भी, चीज भी बता दी। अच्छा, अब बात करते हैं कि एलएलएमओ के अंदर होता क्या है। एलएलएमओ दो जगह पे काम कर रहा होता है। फर्स्ट वन इज कंटेंट प्लस एआई एसईओ। जो आप एआई एसईओ कर रहे हैं ना, उसी को आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ता है। अभी एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। सेकंड इज पेज स्ट्रक्चर। गूगल की नजर में पोस्ट पोस्ट नहीं है, वो इसको पेज ही समझ रहा है। पेज से क्या मुराद है कि आपका कंटेंट का एक स्ट्रक्चर है, वो इसको स्ट्रक्चर को, कोड को स्टडी कर रहा है। वो कभी भी आपके डिजाइन को नहीं स्टडी करता। वो डिजाइन का आइडिया कहाँ से ले रहा है? वो डिजाइन का आइडिया ले रहा है आपके विजिटर से, कि आपका विजिटर्स कितनी देर आपकी साइट पर रुक रहा है और बाउंस रेट क्या है आपकी साइट का। इस चीज की बेस पे वो डिजाइन का आइडिया ले रहा होता है। अदरवाइज दे डोंट अंडरस्टैंड योर डिजाइन, दे अंडरस्टैंड योर स्ट्रक्चर प्लस सलमान कोड। भाई, सलमान भाई, ये क्वेश्चन आया था मेरे ज़हन में। सलमान भाई, जैसे जी, अब हम अभी चैट जीपीटी है या ग्रॉक है, जितने भी एआई हैं, इनसे जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, ये डाटा तो ऑलमोस्ट हमें जो है ना, वेबसाइट्स जो हमारी ऑलरेडी गूगल के ऊपर लाइव होते हैं, वहीं से ये इकट्ठा करके एक हमें अच्छा जो रिलायबल सोल्यूशन होता है वो प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली। साथ में वो हमें सजेशन दे रहे होते हैं कि इन इन वेबसाइट से, इन इन लिंक से हम लोगों ने जो है ना, ये आपके जो क्वेश्चन है इसकी क्यूरी का आंसर दिया है। उसको कहते हैं साइटेशंस। साइटेशंस तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि एआई हमारे जो है सजेशंस दे लोगों को? अगर कोई वो क्यूरी पूछते हैं लोग एआई से, तो हम किस तरह से एआई में अपने आप को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं अपनी ये वेबसाइट्स को? देखे, ये देखे, इतना कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने इतना चीजें एक्सप्लेन किया, अभी तो सारा दिमाग में दही हो रहा होगा, बट ये सारी चीज इसी चीज के ऊपर बेस कर रही तो थी। उसमें ये मैं लेट सारा, आया था थोड़ा सा। हाँ, ये मेरी सारा रिकॉर्डिंग आप? कॉन्सेप्ट इन्हीं चीजों पे बेस कर रहा है। रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही शेयर कर दूं, पिछली भी और ये भी जी शुक्रिया, कोशिश मैं यही सब करूँ। उसको कवर कर ठीक है, लेंगे। जजाकल्ला, जजाकल्ला। चैट जीपीटी के अंदर फिर एक चीज बता दूं, चैट जीपीटी
क्लॉड, एआई जितने भी हैं उनमें रैंकिंग नहीं होती। दे आर ठीक जस्ट हो। फोकस्ड ऑन साइटेशन, कि साइटेशंस। आपको वहां पे अपनी साइटेशन क्रिएट करवानी है। और वो कैसे करवा सकते हैं? वो आप इन दो चीजों से करवा सकते हैं, एआई एसईओ जो कि कंटेंट है, और पेज स्ट्रक्चर जो कि आपने बनाना है। इन दो चीजों की बेस पे आप ये सारा काम कर सकते हैं। और अगर ये दो चीजें आप लोग कर लेते हैं तो आपको नॉर्मल एसईओ के अंदर रैंकिंग ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो अब आप पे स्ट्रक्चर से आपकी मुराद क्या है, कुछ थोड़ा सा करेंगे? वही चीज, आई थिंक मैं इसी टॉपिक की तरफ आ रहा था और इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगा था। ठीक होगी, ठीक होगी, जज़ाक। ठीक है यार, ऑलरेडी ये चीज आप लोगों ने बहुत दफा सुनी होगी, एक राइट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यूजर उसको अंडरस्टैंड करे, नॉट फॉर रैंकिंग। ये चीज तो आप लोगों ने आई थिंक बहुत दफा सुनी भी होगी, एंड आप लोग इम्प्लीमेंट भी करते होंगे। अब ये चीज को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ। हम परफ्यूम की एग्जांपल पे चल रहे थे, हम उसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओड इज द बेस्ट परफ्यूम among all perfume। लाइन मेरी ने क्लियर कर दिया कि ऊड जोन सी है वो बेस्ट परफ्यूम है सब परफ्यूम के अंदर। बट इसी लाइन को मैं अगर एआई एसईओ और कंटेंट के हिसाब से भी लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा कि ये ओवर एक्सप्लेन हो। ओवर एक्सप्लेन से क्या मुराद है? कि जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो टू द पॉइंट रहते हुए ओवर भी हो, ताकि एआई के अंदर साइटेशन बनाते हुए उसके पास ऑल द इंफॉर्मेशन हो और एक ही सोर्स से हो। लाइन यही है, ओट इज द बेस्ट परफ्यूम अमंग ऑल द परफ्यूम। इस केस में क्या मैं लिखूंगा? ओट इज द फ्रेग्रेंस, अच्छा ओट इज बेस्ट परफ्यूम अमंग ऑल मेड फ्रॉम, ठीक है। अब मैंने क्या कह दिया कि ओट इज द फ्रेग्रेंस मेड फ्रॉम, आगे मैं उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जैसे एगर वुड डिजाइन के साथ ये बनती है। लाइन वही है, वुड इज द बेस्ट परफ्यूम अमंग, ठीक है, लेकिन वुड इज द फ्रेग्रेंस मेड फ्रॉम। इतना लिखने के बाद मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करूंगा। इट इज नाउन फॉर, ठीक है, ये लिख दिया। इट्स डीप, इट इज नाउन फॉर इट्स डीप, इसके नोट्स कैसे होते हैं? वुडी, वुडी नोट होते हैं, वुडी सेंट। एंड इसके बाद इसको मजीद करने के लिए मैं कह देता हूँ एंड लॉन्ग लास्टिंग। अब लाइन वो ही है, ऊड इज बेस्ट परफ्यूम है, लेकिन ऊड इज द फ्रेग्रेंस मेड फ्रॉम, ये मैंने कह दिया, एंड इट इज नाउन एज नाउन फॉर इट्स डीप वुडी सेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग नेचर। इससे एआई को क्या एक्सप्लेनेशन मिल रही है कि हाँ यार, चीज तो वो वही बता रहा है कि ऊड बेस्ट परफ्यूम है और उसकी फ्रेग्रेंस ये है, इस चीज से बना हुआ है, और इसको डीप वुडी सेंट और लॉन्ग लास्टिंग की नेचर की वजह से जाना जाता है। जब ये चीज मैंने मेंशन कर दी, वही चीज मेरी एक्सप्लेनेशन बन गई है, एंड एक ही लाइन के अंदर मेरे 4 आंसर्स क्लियर हो जाते हैं कि इसके नोट्स कैसे हैं, इज इट लॉन्ग लास्टिंग। अभी तो मैं ये गांधी मार रहा हूँ लेकिन आपको समझ आ रहा होगा, इज इट लॉन्ग लास्टिंग, और क्या ये फ्रेग्रेंस बेस्ट है,
तो अगर तो आपको वुडी नोट्स पसंद है तो यस इट इज बेस्ट। लाइन एक ही मैंने कवर की है, लेकिन उसका कवर करने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसको हम कहते हैं क्लियर एक्सप्लेनेशन। कि हमने इस कंटेंट की क्लियर एक्सप्लेनेशन एक प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, इसके बाद आपका स्ट्रक्चर मैंने जैसे ऑलरेडी कहा कि क्वेश्चन बेस्ड होगा तो बेस्ट है। तो अब इसका क्वेश्चन बेस्ड आप कैसे बना सकते हैं कि सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यही हो गया, व्हाट इज ऊद। उसके एक्सप्लेनेशन में, उसकी डेफिनेशन में आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं। डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपके ये तीन क्वेश्चन तो क्लियर हो जाते हैं ना कि हाउ लॉन्ग डज वुड परफ्यूम लास्ट, व्हाट इज वुड परफ्यूम, एंड ये वो सारा कुछ आपका इस छोटी सी डेफिनेशन के अंदर कवर हो रहा है। इसको मजीद आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कैन बी डिफाइंड बाय यूजेज। ठीक है। इन होम 24 आवर्स, आउटडोर 6 to 8 आवर्स। मतलब आप इस तरह इसको एक्सटेंड करते जाएंगे और आपका आर्टिकल का कंटेंट भी लिखना शुरू हो जाएगा और आपके वो क्वेश्चंस भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको मैं एक आर्टिकल के अंदर कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो मैं अब आपको एक आर्टिकल के अंदर कन्वर्ट करके भी दिखाता हूं। अब मैं हम एक थोड़ा सा आर्टिकल लिख के भी देखते हैं ताकि आप लोगों को ना आइडिया भी हो जाए। मैं ना गूगल डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ चीज आप लोगों को समझाने के लिए। गूगल डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने आ गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओके जी, मैंने बेस्ट वुड परफ्यूम का यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब मेरी जो स्टार्टिंग की पहले से दो तीन लाइनें होंगी ना, वो बेसिकली कवर करेंगी कि वुड परफ्यूम है क्या और यूज कहाँ पे होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वुड परफ्यूम। सिंपल मैंने स्टार्ट लिया, वुड परफ्यूम इज अ लग्जरी, वुड परफ्यूम इज अ लग्जरी फ्रेग्रेंस। अब आप कहेंगे कि मैं ये एआई से भी लिखवा सकता हूँ, बिल्कुल लिखवा सकते हैं, लेकिन राइट नाउ मैं आपको चीज एक्सप्लेन करने के लिए खुद लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक आई है तो मैंने इसको सेट कर लिया। अच्छा जी, मैंने इसकी स्टार्टिंग लिखना शुरू कर दी आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई इस तरह आप लोग लिखेंगे। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। ठीक है। इज, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इट इज कॉमनली यूज इन मिडल ईस्टर्न। अच्छा, ये जब आपने रिसर्च की होगी ऑब्वियसली आपके पास ये सारा टेक्स्ट होगा तो आप फास्ट लिख सकेंगे। अभी तो मैं मतलब
डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ एक। आई होप मैं लिख पाऊँ, गलती ना हो जाए मेरी। वैसे इस लाइन का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बनता, बट फिर भी ओके। यहाँ पर हो गया। मैं इसके बाद एक हेडिंग दूंगा, व्हाट इज वुड परफ्यूम। ठीक है। वैसे मैंने स्टार्ट पे उसको बता दिया कि वुड फ्रेग्रेंस है क्या, वो मेरा स्टार्ट लेने के लिए बिल्कुल ठीक था। ठीक है। या फिर मैं इसको अपने आर्टिकल के हवाले से एक हेडिंग दे दूंगा, जो कि मैं इसको यूज करने के लिए यूज कर सकता हूँ, जैसे कि बेस्ट वुड परफ्यूम्स। ठीक है। वुड परफ्यूम्स इंफॉर्मेशन। एडिंग आप कोई और भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने वुड परफ्यूम इंफॉर्मेशन दे दिया। ठीक है। ये वुड परफ्यूम, अब मैं बार बार वुड परफ्यूम यूज कर रहा हूँ तो कीवर्ड ओवरलैपिंग हो गए, तो मैं क्या होगा, वुड फ्रेग्रेंसेस डिस्क्राइब बेस्ट फॉर। ठीक है। ये मैंने दिया, इसको मैं H2 के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, समझे कि ये मेरी जी हेडिंग 2 हो गई। हेडिंग 2 के बाद मैं इसके अंदर एक लाइन और लिखूंगा, फूड परफ्यूम्स आर कॉमनली बेस्ट परफ्यूम। अब मैंने एक से दो लाइन यहाँ पर लिख दी। अभी आप लोग समझ लें कि क्योंकि अभी मैं इन लफ्जों का, इन लाइनों का कोई मतलब नहीं बन रहा, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद मेरा यहाँ पे बन जाएगा व्हाट इज वुड परफ्यूम। क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, व्हाट इज वुड परफ्यूम, दैट विल बी अवर H3। ठीक है। H2 आ गया ऊपर, डिस्क्राइब बेस्ट पार्ट, इसकी एक दो लाइन या एक दो पैराग्राफ लिखे। इसके अंदर मैंने जो अपनी लाइन लिखी कि वुड परफ्यूम इज अ फ्रेग्रेंस मेड फॉर एक्वर्ड फूड एंड जे, मैं वो इसको यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है। मैं लाइन लिखी थी यहाँ पे नोट पैड के अंदर भी, एक सेकेंड, ये ले। ठीक है। Oud perfume is a fragrance made for aggressive reason. It is known for its deep fruity scent and long lasting nature. सिंपल एक लाइन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन आ जाता है, जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो वो मेरा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ लॉन्ग डज वुड परफ्यूम लास्ट। इसको भी मैं H3 के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। जैसे मैंने इसको H3 के अंदर कन्वर्ट किया, अब ये H2 ये है और H3 इसके अंदर ये आ रहा है, सेम उसी तरह। ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग कैन बी डिफाइंड बाय डिफरेंट सिनेरियोज एंड सो ऑन। मैं उन सिनेरियोज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, दैट इज होम बेस्ड सिनेरियोज, ऑफिस बेस्ड सिनेरियोज, वट जो भी। अब मतलब ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू होगा। नाउ आई एम राइटिंग एन आर्टिकल, एंड उस आर्टिकल को मैं इस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे मैं वुड परफ्यूम के ऊपर बात कर रहा हूँ। आपका आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट हो गई, आपका आर्टिकल आना शुरू हो गया, आपका आर्टिकल एक शेप में भी आना शुरू हो गया। कॉन्सेप्ट एक समझने के लिए जरूरी था कि आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। अच्छा सलमान भाई, एक क्वेश्चन है, मेरी आवाज आ रही है? जी। सलमान भाई, मैंने सुना भी है काफी लोगों से कि जो हमारी वेबसाइट है ना, जैसे मैं अब सर्विसेज दे रहा हूँ एसईओ की, ग्राफिक्स की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसमें मैं अब सर्विसेज वाले पेजेस की तो मैंने एसईओ कर दी है। अब जब मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, साथ में कह रहा हूँ कि भाई ब्लॉगिंग के जरिए भी मुझे कुछ ना कुछ ट्रैफिक आए मेरी वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक हो, तो लोग ये कहते हैं कि जो पेजेस हैं उनकी वर्थ ज्यादा होती है, जो आर्टिकल वाले ब्लॉग्स होते हैं उनकी वर्थ कम होती है, इसमें क्या हकीकत है? और जो पेजेस हैं उनके लिए
जो है ये तो बात ठीक है कि पेजेस के लिए हम लोग कमर्शियल, नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लॉगिंग है उनके लिए मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन कीवर्ड इंटेंट होना चाहिए, इसके अलावा कोई ना हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि ब्लॉगर के लिए हम ट्रांजैक्शनल या कन्वर्जियल कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। दैट्स अ टोटली रॉन्ग अप्रोच। आप जरूर कर सकते हैं एंड वहां से आप बैकलिंक्स अपने पेजेस को दे सकते हैं। और जहां तक रही बात वर्थ की कि आपके पेजेस की वर्थ ज्यादा होती है बनस्बत ब्लॉग पोस्ट के, तो ये टोटली एक रॉन्ग मतलब फॉल्स एक्यूज मैं इसको बोलूंगा कि ये फॉल्स एक्यूज है। आपकी वर्थ आपका कंटेंट प्रोवाइड कर होता है, वो चाहे आप पेज पे लिख रहे हो चाहे आप ब्लॉग पोस्ट पे लिख रहे हो। राइट, आपकी ठीक हो। वर्थ आपका कंटेंट आपकी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रही होती है। दैट्स द ओनली थिंग। एंड वो आप वर्थ चाहे अपने ब्लॉग की बना लो, वो वर्थ चाहे आप अपने तो पेज ऐसी की बात बना है। लो। इसकी एग्जांपल, इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक सेकंड दे, मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ कि अगर सिर्फ पेजेस ही की वर्थ हो, इन दैट केस, अगर राउंड टेबल एसईओ एक प्रॉपर सिर्फ अम, क्योंकि वो ब्लॉगर भी तो उसी वेबसाइट का पार्ट है ना। अब हो सकता है कि आपकी कोई ब्लॉगिंग वाले आर्टिकल पर कीवर्ड पर आपकी पेज रैंक हो रहा हो वेबसाइट का। मैं अब यही एग्जांपल आपको समझा। अगर सिर्फ पेजेस की वर्थ हो तो ये वाला ब्लॉग तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए। है ही सिर्फ ब्लॉग, है ही ब्लॉगिंग वेबसाइट है सारी। है ही ब्लॉगिंग वेबसाइट। सिर्फ अभी आपको एक एग्जांपल दिया, बहुत हजारों एग्जांपल बड़ी पड़ी हैं। सिर्फ मैं एक वर्थेबल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इस चीज के कॉन्सेप्ट से निकल आए कि पेजेस हम्म। की वर्थ ज्यादा है और इसकी वर्थ कम है। कम है। फिर तो टोटली बेस पे इस ब्लॉक को इस टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए। इन्होंने एल्गोरिथम अपडेट का ये दिया हुआ है, ये इसका पेज भी तो बना सकते थे, बट दे हैव लिंक्ड देयर कैटेगरी है। ऐसे ये कैटेगरी है। सही ठीक है, सही। तो ठीक हो वो गया। फिर क्यों नहीं पेज बना रहे अगर पेज की वर्थ ज्यादा है तो। ज्यादा तो ठीक हो गया। बाकी ये कॉन्सेप्ट्स आप जितने मर्जी इंक्रीज करते जाए। अच्छा यार, इंटरेक्शन भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई हैव टू गो। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको समराइज करता हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोगों को क्लोज करता हूँ, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड होती जा रही है। तो आगे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है चीज़ों की। ल- अब मैं जहां तक ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आई होप ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, फिर भी इसको थोड़ा सा मैं मजीद आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने एलएलएमओ के लिए ना, आप लोगों ने हर चीज अपनी क्लियर कट रखनी है। जब आपकी चीजें टोटली क्लियर होंगी ना, अच्छा अब मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे लिख लूँ यहाँ पे। फर्स्ट, अच्छा जूम भी कर देते हैं यार, ये लो जी। क्लियर कॉन्सेप्ट, आपके स्ट्रक्चर के अंदर क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, ये जो पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ ना कि ये आप लोगों को बहुत ज्यादा एक आइडिया दे देते हैं। देन एक चीज मैं यूज करता हूँ, दैट इज वन पैराग्राफ इज इक्वल टू वन कॉन्सेप्ट और वन आइडिया। आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं अपने आर्टिकल के अंदर, उसको एज एन आइडिया ही कंसिडर करें कि ये एक न्यू आइडिया है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है फॉर एआई, फॉर यूजर, फॉर पर्सन। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू आइडिया है। आई होप ये चीज बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर चुका हूँ। देन यूज नेचुरल टोन। कई आर्टिकल्स होते हैं, नेचुरल टोन के अंदर भी बहुत से टोन आते हैं। कई आर्टिकल्स होते हैं उनमें फर्स्ट पर्सन टोन जो सी है वो मैटर करती है। कई आर्टिकल्स होते हैं उनमें सेकंड पर्सन टोन मैटर करती है। कई आर्टिकल्स होते हैं उनमें थर्ड पर्सन टोन मैटर करती है।
कई आर्टिकल्स होते हैं जिनमें नेचुरल पब्लिक ओपिनियन टोन मैटर करती है। तो ये चीजें आपको कंटेंट राइटिंग के अंदर चीजें सीखने की जरूरत है। ओके। जब भी आर्टिकल लिख रहे हैं ना, उसके अंदर ऐड ट्रस्ट। अब वो ट्रस्ट कैसे ऐड करना है, वो ट्रस्ट आप डिफरेंट तरीकों से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आप वो ट्रस्ट किसी भी आर्टिकल मतलब सेक्शन के एंड पे उस, लेट्स सपोज मैं बेस्ट परफ्यूम्स के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैंने परफ्यूम मेंशन किया, तो मैं उस परफ्यूम का ब्रांड प्रॉपर तरीके से मेंशन करूंगा, और वहां पे उसको साइटेशन के अंदर बैकलिंक दूंगा एक, कि भाई ये मैंने इंफॉर्मेशन इस परफ्यूम की इस जगह से पिक की है। ये चीज आपकी रिसर्च को एक्सप्लेन भी करेगा और आपके आर्टिकल के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी डालेगा। ठीक है। आई होप मैं ये चीज लेकर क्लियर हूँ। 5वें नंबर पे जो चीज अवॉइड करने वाली है, अवॉइड फेक क्लेम्स। ये चीज से आप जितना बच सकते हो ना बचो। ना अपने आर्टिकल, ना अपने पेजेस। पेजेस की इंपॉर्टेंस मैंने कल बताई थी, बहुत डिटेल में बताई थी। पेजेस, प्राइवेसी पॉलिसी, लीगल पेजेस जितने भी होते हैं उनके बारे में। ना अबाउट योरसेल्फ के बारे में फेक क्लेम करने से जितना बच सकते हो बचो। जब तक आप इस चीज से बचते रहोगे, यू आर गुड, गुड इन हैंड एंड यू आर गुड फॉर रैंकिंग। ठीक है। हमेशा आर्टिकल की समरी प्रोवाइड करो। दैट द ओनली थिंग मैटर्स। यूजर आपका पूरा आर्टिकल नहीं स्टडी करने वाला। ही इज हेयर फॉर एन समरी, और ही इज हेयर फॉर आंसर ही इज लुकिंग फॉर। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड होल्ड करना यार। मैं ना अपनी साइट को बार बार रीडिजाइन करता रहता हूँ, तो इस वजह से ना मुझे वे बैक मशीन से आप लोगों को एग्जांपल देनी पड़ती है, क्योंकि मैं हर ट्यूटोरियल के लिए, हर चीज के लिए फिर नए तरीके से मैं वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। ओके। ये चीज आ गई। अब मैंने ना यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा था, फ्लेक्स क्लिप रिव्यू ऑनलाइन वीडियो एडिटर मेक वीडियोस फॉर फ्री। एग्जाम्पल इस चीज लिए देने लगा हूँ कि बेसिकली आप लोगों को आइडिया हो जाए व्हाट आई एम सेइंग फॉर समरी। अगर ये ओपन हो गया तो लाजमन मैं आप लोगों को बताऊंगा। नीचे आते हैं। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर फ्लेक्स फ्लिप रिव्यू भी है, फ्लेक्स फ्लिप ओवरव्यू भी है, सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स मैंने बनाया फ्लेक्स फ्लिप रिव्यू का, जिसके अंदर मैंने उसके अबाउट भी बता दिया, उसके प्रोज भी बता दिए, कॉन भी बता दिए, प्राइस भी बता दी, लिमिट्स भी बता दी, डिस्काउंट और कंक्लूजन, सब कुछ मैंने एक इस सिंपल बॉक्स के अंदर बता दिया। एक सिंपल बॉक्स के अंदर आ गया। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, तो वही सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्लेक्स क्लिप ओवरव्यू एंड सो ऑन, फीचर आई लाइक, वही सारी चीजें
फ्लेक्स क्लिप डाउन साइड, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फ्लेक्स क्लिप, वो ही सारी चीजें जो कि मैं ऊपर एक दफा समरी के अंदर बता चुका हूँ। यहाँ पर एक दफा समरी के अंदर बता चुका हूँ। बात समझ में आई? यूजर कभी भी आपके पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आता है अपना आंसर लेने के लिए। जी, ऐसे ही सलमान भाई ऑलमोस्ट हम मैं भी हूँ ना, अगर कोई चीज़ रीड करनी है तो वो इसी तरह से है कि मैं जाके आर्टिकल के एंड पे जाके कंक्लूजन देखूंगा कि कहाँ पर कंक्लूजन की हेडिंग डली हुई है, और उसको रीड कर लूंगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रीड कर लूंगा या कंक्लूजन। ठीक है, अब ये सारी चीजें आ जाती हैं कंटेंट लेवल की। ठीक है, जब आप एलएलएम कर रहे हैं तो ये आपके कंटेंट लेवल की थिंग्स आ जाती हैं। इसके बाद सेकंड थिंग आ जाती है पेज स्ट्रक्चर लेवल। जब आप पेज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो आपने कैसा बनाना है। ठीक है, उसके अंदर आता है प्रॉपर H1 प्लस H2 प्लस H3, जो कि चीज मैंने बहुत दफा एक्सप्लेन की है कि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। H1 के बाद H2 होनी चाहिए, H2 के बाद H3 होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप H1 के बाद डायरेक्टली H3 के ऊपर जा रहे हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉपर पेज स्ट्रक्चर। आपका पेज स्ट्रक्चर इस तरह बेस होना चाहिए प्रॉपर। एक पेरेंट, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से फिर सब चाइल्ड। ये नहीं होगा कि पेरेंट से डायरेक्ट सब चाइल्ड के ऊपर आप जा रहे हैं। आई होप मैं ये चीज क्लियर कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो, बट यही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेकंड नंबर पे एफ ए क्यू सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर पेज स्ट्रक्चर। चाहे वो आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, चाहे वो आप लैंडिंग पेज लिख रहे हैं, एफ ए क्यू सेक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। एंड इसको हम एफ ए क्यू स्कीमा भी ऐड करते हैं। थर्ड नंबर पे समरी, मैं ऑलरेडी आपको ये चीज एक्सप्लेन कर बैठा हूँ। चौथे नंबर पे बुलेट पॉइंट। जितने कॉन्सेप्ट, जितनी चीजें आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, आई डोंट थिंक सो कि आप नॉर्मली कर सकते हैं। पेज स्ट्रक्चर के अंदर आपने इन चीजों को फॉलो करना होता है, इन चार चीजों के अंदर। अच्छा, ये दो चीजें तो जो कि मोस्ट कॉमनली है। फिर आगे हमारे पास टेक्निकल टर्म्स भी आ जाती हैं, टेक्निकल थिंग्स भी आ जाती हैं, जिनके ऊपर हम बात करते हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर के हवाले से। कि जब आप एलएलएम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या करना है, आपने अपने स्कीमा मार्कअप प्रॉपर रखने हैं। दो स्कीमास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज एफएक्यूएस स्कीमास। आपके हर पोस्ट का एक एफएक्यू स्कीमा बनता ही बनता है। प्लस वो जो स्कीमा है वो आर्टिकल के लिए है, या फिर प्रोडक्ट के लिए है, या फिर पेज के लिए। ये चीज मैटर करती है। एफएक्यू स्कीमा के साथ आप इन तीनों में से एक स्कीमा लाजमी लगाते हो। आई होप ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आपके क्लीन यूआरएल मैटर करते हैं। फिर इसके अंदर टेक्निकल स्ट्रक्चर के अंदर ही पेज स्पीड भी मैटर करती है। आई होप यही चीजें हैं। तो बेसिकली जब आप इन चीजों को फोकस कर लेते हो तो क्या ये वही चीजें नहीं जो आप नॉर्मल एसईओ के हवाले से भी कर रहे होते हो? इसमें कोई भी ऐसी चीज जो आप नॉर्मल एसईओ में नहीं कर रहे, वही सेम चीजें हैं, बस उनको एक फैंसी टर्म, एक फैंसी नाम दे दिया गया है। एंड आपको मार्केटिंग करके एक
अलग चीज सेल की जा रही है महंगे दामों में। हर चीज यही है, सिर्फ और सिर्फ आपको टूल्स बता दिए जाते हैं कि ये फलाना टूल है, इससे ये काम कर लो वो कर लो। तो भाई टूल्स बताने के बजाय ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग बता दो तो टूल की जरूरत ही ना रहे। आप किसी भी टूल पे जाके वो सारे काम निकलवा सकते हो। आई होप आई एम क्लियर नाउ। तो विल वेट फॉर योर रिव्यूज इंशाल्लाह। फिर कभी जब मौका मिला, टाइम मिला, आई डेफिनेटली कंडक्ट अ ऑनलाइन लेक्चर टू। और आप लोगों के रिव्यूज का मुझे अब तो वाकई वेट रहेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट चीजें मैंने आपको बता दिया, आपको किसी पेड कोर्स में भी ना मिलती। बाकी आर्टिकल राइटिंग का कोर्स मैं शेयर कर दूंगा। जो बंदा अगर आर्टिकल राइटिंग का आपको कोर्स चाहिए, TextVilla.com/sport, ये लिंक है। इस लिंक के ऊपर आपने अपने रिव्यू फेसबुक पे पोस्ट करके मुझे शेयर कर देना, और आपको टीम जो सी लिंक सेंड कर देगी आर्टिकल राइटिंग कोर्स का। चले, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग यार मैं कोशिश करूंगा कि आज ही शेयर कर दूं। आई डोंट नो, बट कोशिश करूंगा इंशाल्लाह।